हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज हम कक्षा 10 के हिंदी पुस्तक गोधूली के गद्यखंड से अध्याय 5 गुना कर्म जी के द्वारा लिखा गया उनका निबंध नागरी लिपि के तीसरे भाग, जो कि इसका आखिरी भाग है, इस पर चर्चा करेंगे आज हम। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसके दूसरे भाग में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि आधुनिक जो नादेर की लिपि होने के कारण इसका नाम नंदी नागरी लिपि पड़ा, जो कि विद्वानों में मतभेद है कि आखिर इसका नाम नागरी लिपि कैसे पड़ा, जो कि अभी तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। आगे पढ़ते हैं हम। लेकिन हमें नामकरण के इस झंझट में अधिक नहीं पढ़ना चाहिए। सही कह रहे हैं कि हमें नामकरण के झंझट में अधिक नहीं पढ़ना चाहिए। यह किसी नगर विशेष की लिपि नहीं थी, क्योंकि ईसा की 8वीं 11वीं सदियों में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। कह रहे हैं यह एक नगर की विशेष लिपि नहीं थी, यह पूरे विश्व में व्यापक, पूरे देश में व्यापक लिपि थी। ये बहुत ही बड़ी लिपि, बहुत ही विस्तार ये जो लिपि थी। और क्योंकि ईसा की 8वीं 11वीं सदियों में ही हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते आए हैं, पूरे देश में, पूरे विश्व में इसे हमने देखा है लिपि को। उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी, जो कि पूरे देश में, पूरे विश्व में व्याप्त थी। देश भर से नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिले हैं। देश भर से नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिले हैं। इस नागरी लिपि के उदय के साथ, इसके प्रारंभ के साथ भारतीय इतिहास में व संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत होती है। भारत इस्लाम के संपर्क में आता है और बाद में 13वीं सदी से इस्लामी शासकों का शासन आरंभ हो जाता है। नए संप्रदाय अस्तित्व में आते हैं। भारतीय समाज एवं बहुत से संप्रदायों को एक व्यापक नाम मिलता है, हिंदू समाज एवं हिंदू धर्म। ये जो नाम मिलता है भारतीय समाज एवं उसके बहुत से संप्रदायों को, ये क्या नाम मिलता है? हिंदू समाज एवं हिंदू धर्म। नागरी लिपि के साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती हैं। नागरी लिपि के साथ बहुत सारी भाषाएं भी जन्म लेती हैं। 8वीं 9वीं सदी के से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। हिंदी के आदि कवि सहरपाद 8वीं सदी के दोहा कोश की तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है, वह 10वीं 11वीं सदी की लिपि में लिखी गई है। जो लिपि मिली है वो 10वीं 11वीं सदी के लिपि में लिखी गई है। नेपाल से और भारत की जैन भंडारों से भी इस काल की बहुत सारी हस्तलिपियां मिली हैं। हस्तलिपियां यानी कि हाथों द्वारा लिखी गई लिपियां। इसी काल में भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बंगला आदि जन्म ले रही हैं। इस समय से इन भाषाओं के लेख भी मिलने लग जाते हैं और इसी समय से इन भाषाओं के लेख भी मिलने लग जाते हैं। दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं, विशेषतः तमिल भाषा अधिक प्राचीन है। दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा जो है परिवार की भाषा, उसमें विशेषकर जो तमिल भाषा है वो बहुत अधिक प्राचीन है, बहुत अधिक पुरातन है, पुरानी है। लेकिन इन भाषाओं के लेख भी इसी समय से मिलने लग जाते हैं।
इन भाषाओं के लिए दक्षिण भारत में विकसित ब्राह्मी लिपि का कुछ स्वतंत्र विकास हो रहा था। ब्राह्मी लिपि जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि एक भारतीय लिपि है, परंतु दक्षिण भारत में नागरी लिपि का भी खूब व्यवहार था। दक्षिण भारत में नागरी लिपि का भी बहुत व्यवहार किया जाता था, बहुत उपयोग किया जाता था। नागरी लिपि का भी वहां पर प्रचलन था। दरअसल नागरी के आरंभिक लेख हमें विंध्य पर्वत के नीचे के दक्कन प्रदेश से ही मिलते हैं। अनेक विद्वानों का मत है कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का सामंगढ़ दान पत्र है। यानी बहुत सारे जो विद्वान हैं उनका मत है कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख, नागरी लिपि का लेख राष्ट्रकूट के राजा दंती दुर्ग का सामंगढ़ दान पत्र है। ये नागरी लिपि दंती दुर्ग ने ही राष्ट्रकूट शासन की नींव डाली थी। ये जो दंती दुर्ग राजा हैं, इन्होंने ही राष्ट्रकूट की शासन की नींव डाली थी। ये राष्ट्रकूट शासक मूलतः कर्नाटक के रहने वाले थे। कहाँ के? कर्नाटक के रहने वाले थे ये राष्ट्रकूट शासक, और इनकी मातृभाषा कन्नड़ थी, परंतु ये खानदेश विदर्भ में बस गए। मातृभाषा इनकी कन्नड़ थी और ये कर्नाटक के रहने वाले थे, लेकिन ये खानदेश विदर्भ में बस गए थे, यहाँ पर बस गए थे। दंती दुर्ग के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूटों की गद्दी पर बैठा। इसी कृष्ण के शासन काल में एलोरा, जो कि प्राचीन एलापुर बेरुल में अनुपम कैलाश मंदिर पहाड़ को काट कर बनाया गया स्थान, कृष्ण के कुछ लेख भी मिले हैं। जो कि अनुपम कैलाश मंदिर पहाड़ को काट कर बनाया गया था। ये एलोरा मंदिर हम जिसे कहते हैं, इसके बारे में हम अधिकतर लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते होंगे वो भी जान लीजिए कि ये जो शासन कृष्ण के शासन काल में एलोरा, जो कि एक प्राचीन एलापुर वेरुल के नाम से भी जाना जाता है, ये अनुपम कैलाश मंदिर पहाड़ को काटकर बनाया गया। कृष्ण के कुछ लेख भी मिले हैं, और इसमें ये कृष्ण से संबंधित है, इसमें कुछ कृष्ण के लेख भी मिले हैं। 9वीं सदी में अमोध वर्ष एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा हुआ, और 9वीं सदी में अमोध वर्ष, जो कि नाम है यहाँ पर अमोघ वर्ष, ये एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा हुआ। इसी अमोघ वर्ष में राष्ट्रकूट की नई राजधानी मान्यखेत, जिसे मालखेत भी कह सकते हैं हम, इसकी नींव डाली। अमोघ वर्ष के शासन काल में ही जैन गणितज्ञ महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की थी। अमोघ वर्ष शासन काल में ही जैन गणितज्ञ महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की। गणित ईसा की 8वीं सदी में पश्चिम महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश में शिलाहारों का राज्य स्थापित हो गया था। 11वीं सदी में इनकी एक शाखा का राज्य कोल्हापुर सतारा प्रदेश में भी स्थापित हो गया था। इन शिलाहारों के अनेक नागरी लेख मिले हैं। 11वीं सदी से नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं, और 11वीं सदी से नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। अच्छी
कुलाबा जिला, ये जो अच्छी है ये कुलाबा जिला से शिलाहार शासक केसीदेव प्रथम का एक शिलालेख मिला है जो संस्कृति मराठी भाषाओं में है, जो कि किस भाषा में है, संस्कृति मराठी भाषा में है ये लेख, और इसकी लिपि नागरी है, परंतु दिवे आगर रत्नागिरी जिला ताम्रपट पूर्णतः मराठी में है, ये पूरी मराठी में है, इसमें नागरी लिपि नहीं व्यवहार किया गया, पूरी तरह मराठी में। इसे मराठी का आधलेख कहा जाता है, इसे मराठी का आधलेख कहा जाता है। नागरी लिपि में लिखा गया यह ताम्रपट 1060 ईस्वी का है। ये जो आधलेख है मराठी का, जो आरंभिक लिपि, एकदम शुरुआती लिपि, इसे आधलेख माना जाता है। और नागरी लिपि में लिखा गया यह ताम्रपट 1060 ईस्वी का है, इतनी पुरानी है ये। कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ गोमटेश्वर का भव्य पुतला खड़ा है। गोमटेश्वर जो कि एक कर्नाटक प्रदेश का एक तीर्थ स्थान है, जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर गोमटेश्वर जो भगवान है, वहाँ पे गुरु होंगे, उनका एक भव्य पुतला खड़ा है। इस स्थान से विविध भाषाओं और लिपियों के अनेक लेख मिले हैं। यह है श्री गंगराज सुताले करवियले, श्री गंगराजा ने परकोटा बनवाया। श्री गंगराज सुताले करवियले यानी श्री गंगराज ने परकोटा बनवाया। यह एक अन्य नागरी लेख में लिखा है श्री चाउंडराजे करवियले, ये दक्षिण भाषा की लिपि है, इसलिए इसे पढ़ना थोड़ा सा अलग हो जाता है। श्री चाउंडराजे करवियले, ये लेख दक्षिणी शैली की नागरी लिपि में है। देवगिरी के यादव राजाओं के नागरी लिपि में बहुत सारे लेख मिलते हैं। यादव राजा रामचंद्र 13वीं सदी के ताम्रपत्र में ए और ओ की मात्राएं अक्षरों की बाईं ओर है, कल्याण के पश्चिमी चालुक्य नरेशों के लेख भी नागरी लिपि में है। किस तरह से वहां लिखे गए हैं ये यहाँ पर बताया गया है। यादव राजा रामचंद्र के ताम्रपत्र में, उनका जो ताम्रपत्र है, लिखने का जो कागज, उसके ए और ओ की मात्राएं अक्षरों की बाईं ओर है। कल्याण के पश्चिमी चालुक्य नरेशों ने भी लेख भी नागरी लिपि में, ये सब भी नागरी लिपि में है। उड़ीसा कलिंग प्रदेश में ब्राह्मी की एक विशेष शैली कलिंग लिपि का अस्तित्व था, परंतु गंग वंश के कुछ शासकों के लेख नागरी लिपि में भी मिलते हैं। ब्राह्मी की एक विशेष शैली कलिंग लिपि का अस्तित्व था, लेकिन गंग वंश के कुछ शासकों के लेख भी नागरी लिपि में मिलते हैं। नागरी लिपि के लेख न केवल पश्चिमी तथा पूर्व भारत से बल्कि सुदूर दक्षिण भारत से भी मिले हैं। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से राजा वणगुण के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं। प्रथम ताम्रपत्र तमिल से शुरू होता है, प्रथम ताम्रपत्र तमिल भाषा शुरू होता है, परंतु इसकी दूसरी ओर से नागरी लिपि संस्कृत भाषा का लेख है, इससे शुरू होता है। यह ईसा की 9वीं सदी का है, यह 9वीं सदी का है। इसमें बहुत सारे सदी बताए गए हैं, जो जिसे याद रखने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से इस अध्याय को पढ़ना पड़ेगा। उत्तर भारत में पहल गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है। उत्तर भारत की बात करें यहाँ पर, उत्तर भारत में पहले गुर्जर प्रतिहार राजाओं
जो राजाएं गुर्जर प्रतिहार, इन राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है। अनेक विद्वानों का मत है कि ये गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे, बाहर से भारत आए थे। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज, महेंद्र पाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। मिहिर भोज 840 से 81 ईस्वी की ग्वालियर प्रशासित नागरी लिपि में है। धारा नगरी का परमार शासक भोज अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है, परंतु इस शासक के बहुत कम अभिलेख मिले हैं। कह रहे धारा नगरी का परमार शासक भोज अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध, मतलब वो अपनी विधानुराग यानी विधा से बहुत अधिक प्रेम करना, इसलिए वो इतिहास में प्रसिद्ध है। ये परमार शासक जो कि धारा नगरी से हैं, परंतु इस शासक को बहुत कम अभिलेख मिले हैं। इस राजा के बंसवाड़ा और बेतमा दान पत्र क्रमशः कोंकण विजय तथा कोंकण विजय पर्व के अवसरों पर दिए गए थे। बेतमा इंदौर के समीप है। ये जो बेतमा जिस नगर की बात कह रही है वो कही गई है, वो इंदौर के बहुत समीप है। दान पत्र 1020 ईस्वी का है। बेतमा दान पत्र है जो वो 1020 ईस्वी का है। हमने उन्हीं आरंभिक नगरी लेखों की संक्षिप्त चर्चा की है जो देश के विभिन्न भागों से मिले हैं। यहाँ पर गुणाकर मूले जी कह रहे हैं कि हमने उन्हीं आरंभिक लेखों की संक्षिप्त चर्चा की है। बहुत ही छोटे सब में बताया है उन्होंने, चर्चा की है, जो कि विभिन्न भागों में मिले हैं। 12वीं सदी के बाद हम उत्तर भारत के सभी हिंदू शासकों को देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। हमने यह भी देखा है कि कुछ इस्लामी शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी लेख अंकित किए हैं। तो ये था हमारा नागरी लिपि जो कि गुणाकर मूले जी के द्वारा लिखा गया था। ये निबंध जिसमें कि आखिरी में इन्होंने बताया है कि इन्होंने ये जो नागरी लिपि की चर्चा बहुत ही संक्षिप्त में चर्चा की है इसकी, और इसके विभिन्न भागों से जो भी मिला है उन्होंने ही यह इसके दर्शाया है। 12वीं सदी के बाद से सभी हिंदू शासक देवनागरी लिपि का ही इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारे इस्लामी शासक भी अपने सिक्कों पर नागरी लिपि अंकित किए हैं। तो आज का हमारा जो ये अध्याय था, अध्याय 5, गुणाकर मूले जी के द्वारा लिखित नागरी लिपि, ये हमारा समाप्त होता है यहाँ पर 3 भागों में, जिसे हमने विभक्त करके पढ़ाया। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू।